इनके पास ना पोर्टल है भाई कि कोई भी चालान वगैरह होता है ना, ये हाथों हाथ अपनी कंपनी आईडी और गाड़ी का नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि कोई भी चालान हुआ है कि नहीं। तो वैलेंटाइन वीक आ रहा है, देख लो भाई, किसी को देना हो तो आप दे सकते हो यहाँ से उठा के इतना बड़ा टेडी बियर। और कतर एयरवेज भाई वर्ल्ड की मतलब टॉप एयरलाइंस में से आती है। कतर एयरवेज हो गया, एमिरेट्स हो गया या सिंगापुर एयरलाइंस हो गया। और मेरा फर्स्ट टाइम है ये कतर एयरवेज में ट्रैवल करने का। और ड्यूटी फ्री में गाड़ी भी खरीद सकते हो क्या आप, टैक्स फ्री, मज़ा ही। वैसे तो यहाँ गाड़ियों पे टैक्स है ही नहीं शायद से। भाई एक रेस्टोरेंट मिल तो गया है जयपुर के नाम से, मैं जयपुर नाम सुन के हैरान हो गया, मैंने कहा वाह यार। तो आई होप ये 15,800 की फ़्लाइट वेस्ट ना हो बहरीन जाके, कि कहीं वो एंट्री ना दे। एंड स्ट्रेंज बात भाई, अभी लिटरली 10 मिनट हुए हमें सिर्फ टेक ऑफ करे हुए और ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो गई है कि अगले 5-10 मिनट में हम बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंडिंग करने वाले हैं। लो जी लो, स्वागत है आपका एक और नए देश में, बहरीन में। अभी ये तो पता नहीं है कि ऑफिशियल एंट्री होगी या नहीं होगी इस देश में, बट ठीक है चलो, प्लेन से बहरीन तो आ गया ना। चलो जी चलो, चेकआउट करने का टाइम आ गया। ये मेरा होटल था यहाँ कतर की कैपिटल सिटी दोहा में, बेडरूम और उधर लिविंग रूम। अभी फिलहाल मेरे को निकलना है एयरपोर्ट क्योंकि अगली कंट्री की फ्लाइट है जो कि क्या है, बहरीन। तो लेट्स गो भाई, फटाफट से चेकआउट प्रोसीजर निपटाते सारा। तो ज़्यादा कुछ है ही कहाँ, पेमेंट वेमेंट सब हो ही रखी है। खाना कुछ ऑर्डर करता नहीं हूँ मैं अब बाहर के देशों के होटलों में, तो सीधा बस की कार्ड पकड़ाना है और निकल जाना है। ये देखो होटल की लॉबी है भाई, ये इस तरह की। 4th फ्लोर पे रूम था अपना। अब कतर है काफ़ी ज़्यादा भाई महंगा, अराउंड 6,000 रुपये का रूम पड़ा था अपने इंडियन करेंसी में। और जहाँ तक मुझे पता है भाई ये एक 4 स्टार होटल था, तो 4 स्टार के हिसाब से तो प्राइस ठीक है। बट यहाँ पूरे कतर में वैसे भी आपको ना मतलब 4, 4,500, 5,000 से कम के तो रूम मिलेंगे ही नहीं कोई भी। ये वाला मैंने इसलिए बुक करा क्योंकि एक डिस्कवर कतर करके इनकी वेबसाइट ऑफिशियल, वहाँ से अगर आप होटल बुक करते हो मिनिमम 2 रातों का, तो आपको फ्री वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। तो एक तो इजी हो जाता है वीज़ा ऑन अराइवल लेना, दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये 6,000 का रूम ले लिया था। ये भाई नीचे रिसेप्शन एरिया, अभी तक देखो क्रिसमस ट्री जल रही है, लाइटें। चलो जी चेकआउट हो गया है, बेसमेंट में आ गया, गाड़ी यहीं खड़ी है। ये है भाई सामने रेड कलर की किया की गाड़ी ली थी मैंने यहाँ रेंट पे ये। और इसको लौटाने के लिए जो इनकी रेंटल कंपनी का ऑफिस है वो भी पास में ही है, अराउंड 1 किलोमीटर दूर। तो वहाँ गाड़ी लौटानी है, फिर वो मुझे अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट छोड़ आएंगे जो 10-12 मिनट की ड्राइव पे है बस। कैमरे वाला माउंट निकाल दिया भाई आज से, वरना मैं वहाँ जाके भूल जाता। तो अभी ऐसे फ़ोन से ही व्लॉग बना रहा हूँ मैं, तो सीधा आपको ना वहीं जाके मिलता हूँ। ऐसे रास्ते में तो ठीक नहीं है फ़ोन हाथ में पकड़ के शूट को मतलब गाड़ी चलाना। एक तो इनका पार्किंग नीचे जो बेसमेंट में रास्ता जा रहा है बड़ा ही नैरो सा है भाई, गाड़ी बहुत संभाल के निकालनी पड़ती है यहाँ से ना। लो भाई लो, पहुँच भी गया, लिटरली 2 मिनट ही लगे हैं, 5-6 गली बस क्रॉस करके आना था। और ये है यहाँ पे मेरे को गाड़ी लौटानी है, इन्फिनिटी रेंट कार। कहाँ लगाऊँ गाड़ी यार, यहीं खड़ी कर दूँ अभी के लिए। चलो भाई गाड़ी की इंस्पेक्शन हो रही है, बाकी मैं अभी एक वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि लेते टाइम भी और देते टाइम भी वीडियो बना लेनी चाहिए। कहीं पे कुछ भी स्क्रैचेस वगैरह हो फिर बाद में ये लोग कहे कि थे नहीं थे, समझ रहे हो ना आप। तो इसलिए हाथों हाथ हो जाना चाहिए मैटर। तो मेरे हिसाब से तो बाकी मैंने कहीं ठोकी है नहीं, साफ़ सुथरी पड़ी है गाड़ी। तो 12:20 हो चुके हैं भाई, 3:30 बजे की फ़्लाइट है, यानी 3 बजे तक भी एयरपोर्ट पहुंच जाऊं तो सॉरी 3 कह रहा हूँ क्या, 12:30 बजे तक भी एयरपोर्ट पहुंच जाऊं तो भी सही है, अपने पास 3 घंटे होंगे। और यहाँ से एयरपोर्ट 8-10 मिनट की ड्राइव पे ही है, तो फटाफट से पूरा निपटाते हैं ये और जल्दी से एयरपोर्ट जाना है भाई। चलो जी टाटा बाय बाय करते हैं गाड़ी को यहाँ पर। तो ये भाई आप देख सकते हो यहाँ पर, उस वक्त भी मैंने दिखाया था, ये पुराना ही डेंट है, उस वक्त था ये। हाँ इसमें दिखेगी, तो देखा भाई अब ये इस वाले डेंट को लेके कह रहे हैं कि दिखाओ वीडियो। अब मेरे हिसाब से तो ये वीडियो में दिखाया था मैंने, क्योंकि मैंने तो ऑब्वियसली भाई कहीं ठोकी नहीं, एक दिन गाड़ी चलाई है ना, कहीं लगी ना कुछ, तो ये 100% होगा वीडियो में। अब उस टाइम पे अंधेरा हो रहा था, बस ये देखना है, क्योंकि मैंने इस कैमरा से शूट किया था और अब ये फुटेज मेरे लैपटॉप में है, तो अब लैपटॉप निकाल के फुटेज देखनी पड़ेगी एक बार पूरी। चलो जी हो गया प्रोसेस, वीडियो वगैरह दिखाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। और इनके पास ना पोर्टल है भाई कि कोई भी चालान वगैरह होता है ना, ये हाथों हाथ अपनी कंपनी आईडी और गाड़ी का नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि कोई भी चालान हुआ है कि नहीं। तो उन्होंने अभी चेक कर लिया था साथ साथ और बता भी दिया कि कोई चालान नहीं हुआ। तो यही सही रहता है भाई, इंस्टेंट बता दो ना देते टाइम गाड़ी सही है, क्योंकि इनके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। जैसे इस केस में 30-40 हज़ार रुपये मेरे सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो ये बाद में फिर काट लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जैसे मेरा जो चालान हुआ था वो बाद में काटे थे पैसे उन्होंने, तो यहाँ पे सही है, मुझे पता चल गया कि कोई चालान नहीं, कोई पैसे डिडक्शन नहीं है, सीधा अपने फुल मनी रिफंड हो जाएगी
20 दिन कहते हैं ये। तो ये जनाब जो है अपने को छोड़ के आएंगे किस गाड़ी में, इसमें ये वो वाली है मेरे ख्याल हवाल करके, शायद चाइना का ब्रांड था ये। बड़ी प्रॉपर लैंड क्रूजर साइज़ की एसयूवी है। चलो लगेज रखते हैं पहले इसमें ना। चलो जी चलो लेट्स गो। देखो ना फुट स्टेप भी ऐसे खुल जाता है खुद से। देखना भाई एयरपोर्ट के पास पूरा पानी वानी ला के ना किसी तरह से इन्होंने, ये देखो क्या मस्त। और ये क्या राइट साइड में ये म्यूजियम टाइप बनाया हुआ है। अच्छा भाई एयरपोर्ट तो मतलब दोहा का काफ़ी फेमस है वर्ल्ड वाइड। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ये मस्जिद है आगे सारी। ये देखो ये पूरा एयरपोर्ट का एरिया है और अंदर से भी बहुत सुंदर है। वापस जब मैं आया था यहाँ पे तब मैंने दिखाया नहीं था ढंग से। आज थोड़ा आधे एक घंटे का टाइम होगा अपने पास तो मैं टूर दूंगा यहाँ का। अच्छा है ओवरऑल काफ़ी एयरपोर्ट। चलो ट्रॉलीज यहीं मिल गई भाई, सीधा लगेज लग रहे थैंक यू। लो जी लो ट्रॉली ले लिया, लेट्स गो। चलो जी अब आराम से एंट्री लेते हैं अंदर। ये भाई गेट है देखो, मतलब शेप्स भी गेट की थोड़ी अलग सी बना रखी है ऐसे कर्व वाले ना। ओ भाई अच्छा है यार, अंदर से तो देखो एयरपोर्ट पूरा, और शांति सी फील होती है अंदर घुसते ही ना। ऐसे शोर शराबा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी आवाज़ें नहीं है। चलो पहले अपना बोर्डिंग पास वगैरह ले लिया। टू बहरेन 3:30। तो भाई कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट है अपनी, तो इधर नंबर 4 पे है अपनी जो बोर्डिंग पास मिलेगा। और कतर एयरवेज़ भाई वर्ल्ड की मतलब टॉप एयरलाइंस में से आती है। कतर एयरवेज़ हो गया, एमिरेट्स हो गया या सिंगापुर एयरलाइंस हो गया। और मेरा फर्स्ट टाइम है ये कतर एयरवेज़ में ट्रैवल करने का। हालांकि बिल्कुल छोटी सी फ़्लाइट है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, मतलब 1 घंटे से भी कम क्या फ़्लाइंग टाइम होगा। यहाँ से बहरीन बिल्कुल पास में है। बट ठीक है, कतर एयरवेज़ में पहली बार बैठ रहा हूँ तो देखते हैं अंदर से कैसा है क्या है सिस्टम। है देखो भाई यहीं बोर्डिंग पास जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे ही रेस्टोरेंट्स भी बना रखे हैं। ये जिप्सी सी लगा रखी है देखो। चलो पहले मैं बोर्डिंग पास ले लूँ, फ्री हो जाऊँ आराम से, उसके बाद ना फिर अपना एयरपोर्ट घूमेंगे और कुछ खाना भी देखूँगा अगर मिल जाए अपने लेवल का। लेवल मतलब अपने टाइप का। ओ भाई काफ़ी लंबी लाइन लगी पड़ी है यार यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है आधा घंटा तो चेक इन करने में लग जाएगा। सेल्फ सर्विस वाला देखूँ क्या चल रहा होगा। तो इसमें कभी कभी ना विंडो सीट नहीं मिलती, बस वही दिक्कत होती है मुझे। देखते हैं विंडो सीट मिल रही होगी तो यहीं से निकाल लूँगा। भाई मशीन से तो हुआ नहीं, सारी डिटेल लेने के बाद मशीन बोलती कि चेक इन काउंटर पे जाओ वहीं से ही होगा। मेरे ख्याल वीज़ा वगैरह चेक करेंगे, बट अपने पास वीज़ा है नहीं। बहरीन का क्या सीन है पूरा वो मैं आपको बताता हूँ, पहले देख लूँ क्या क्या होता है यहाँ पे। चलो भाई अपना बोर्डिंग पास हो गया है और यहाँ भी एक स्टोरी हो गई, वो भी बताऊँगा आराम से। फ़िलहाल के लिए इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करूँ पहले। चलो जी एवरीथिंग डन एंड ये आ गया हूँ मैं मेन कंपाउंड में। और जो मैं बता रहा था ना आपको, एक बड़ा सा येलो टेडी बियर है, वो देखो भाई ये रखा हुआ सामने। साइज़ देखना भाई साहब, ओ टेडी बियर है, उसके ऊपर एक रीडिंग लाइट सी जल रही है येलो कलर का। तो वैलेंटाइन वीक आ रहा है, देख लो भाई, किसी को देना हो तो आप दे सकते हो यहाँ से उठा के। इतना बड़ा टेडी बियर ले जाओगे कैसे, वो आपकी सरदर्दी है। इसके लिए पूरा प्लेन बुक करना पड़ेगा अलग से, तभी ये टेडी बियर उसमें फिट आएगा। 40 फुट का तो होगा ये, 35-40 फुट से ऊपर का है ना। बाकी इस तरह का एयरपोर्ट है, देख सकते हो स्क्रीन वगैरह लगी हुई है यहाँ पे भी और इधर की साइड में भी है यहाँ पे। तो ओवरऑल अच्छा एयरपोर्ट। तो बाकी पूरी स्टोरी बताता हूँ हुआ क्या। सबसे पहले तो मैं बोर्डिंग पास वाली लाइन में लगा तो उनका एक स्टाफ आई, फीमेल स्टाफ, उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा। तो पूछते कि आप जीसीसी कंट्री के रेजिडेंट हो, मैंने कहा नहीं। तो कह रहे फिर, मैंने कहा मैं इंडियन रेजिडेंट हूँ, इंडियन पासपोर्ट है नॉर्मल। तो वो कहती फिर बहरीन का वीज़ा, मैंने कहा वीज़ा ऑन अराइवल लूँगा। तो इंडियंस के लिए ना वीज़ा ऑन अराइवल है, अगर आपके पास यूएस वीज़ा, शेंगन वीज़ा, यूके वीज़ा, वैलिड वीज़ा होना चाहिए, मतलब अभी उसकी वैलिडिटी बची होनी चाहिए। अगर तो आपके पास वो है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल बहरीन में ले सकते हो 5 वहाँ की करेंसी दे के। 5 दिनार है, पता नहीं रियाल, अभी देखूँगा। हाँ तो जो भी है, तो मैंने कहा मैं वीज़ा ऑन अराइवल लूँगा। फिर वो पासपोर्ट लेकर गई और आई 5-6 मिनट बाद। तो फिर मेरे से पूछते कि कौन से वीज़ा से लोगे आप। अब एक्चुअल में मुझे लग रहा है दिक्कत एक हो सकती है शायद बहरीन में पहुँच के। मैंने अच्छे से अब टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी ना और कुछ लोगों के रिव्यूज़ पढ़े ऑनलाइन, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपके पास वैलिड वीज़ा तो होना चाहिए। जैसे मेरे पास शेंगन वीज़ा है, स्पेन का वीज़ा है मेरे पास, 6 महीने मल्टीपल एंट्री, जो अप्रैल 2026 में एक्सपायर होएगा, मतलब अभी टाइम है। बट ऑनलाइन ये लिखा है कि आपको उस वीज़ा से एक बार उस कंट्री में ट्रैवल करा होना चाहिए और उस कंट्री का स्टैंप लगा होना चाहिए आपके पासपोर्ट पे। मतलब कई लोग डिस्कशन कर रहे हैं ऑनलाइन फोरम्स में। अब प्रॉब्लम यह है, मेरे पास ना स्पेन का वीज़ा तो है बट मैं स्पेन आज तक गया नहीं।
इससे पहले भी मेरे पास एक स्पेन का वीज़ा था 2023 लंदन ट्रिप के दौरान। उस टाइम पे भी मैं स्पेन गया नहीं था, मैं यूरोप की बाकी 18-19 देश हो आया था। तो मेरे पासपोर्ट पे, पुराने पासपोर्ट पे यूरोप की स्टैंप तो है एंट्री एग्जिट की, बट स्पेन की नहीं है। और स्पेशली इस बार जो मैंने स्पेन वीज़ा लिया उसको तो मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किया। तो मुझे ये लग रहा है कहीं ये मेरे को वहाँ पर ना एंट्री डिनाई ना कर दे और डिपोर्ट ना कर दे इस रीज़न की वजह से। मेरे पास वीज़ा है भाई शेंगन, यूके का भी है, यूके तो खैर अब एक्सपायर हो गया, जापान का भी है वो भी एक्सपायर हो गया, साउथ कोरिया का वैलिड है। और मेन तो मेरे को शेंगन वीज़ा से लेनी थी एंट्री। बट मुझे ये लग रहा है कि अगर ये सीन हुआ कि शेंगन वीज़ा ही आपको वो वाला यूज़ करना है एक बार, तो लफड़ा हो जाएगा, तो ये मुझे एंटर करने नहीं देंगे। खैर फिर मैं बोर्डिंग काउंटर पे पहुंचा और वहाँ पे भी उन्होंने यही पूछा कि मेंबर हो कहीं किसी कंट्री के, जीसीसी। मैंने कहा नहीं, मेंबर मतलब रेजिडेंट हो। मैंने कहा नहीं, मेरे पास शेंगन वीज़ा है तो उससे मैं वीज़ा ऑन अराइवल लूँगा। तो उन्होंने शेंगन वीज़ा स्कैन किया और मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। तो अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। इमिग्रेशन था नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले गेट थे, उसमें पासपोर्ट स्कैन करो, बोर्डिंग पास स्कैन करो, फ़ोटो हो जाती है कंप्यूटर से और फिर उसके बाद अंदर जाने देते हैं सिक्योरिटी चेक करके। मैं यहाँ पर आ गया, जो इनका मेन ये एरिया है जहाँ पे टेडी बियर रखा हुआ है, आप ये देख सकते हो। और इधर ही लुई विटोन का देखो स्टोर है, कितना यूनिक सी शेप वाला। इधर और भी ब्रांड्स है, वहाँ पे इनका ड्यूटी फ्री है पूरा शायद से। तो अब इन शॉर्ट यहाँ पे तो कोई दिक्कत हुई नहीं, ना कतर एयरवेज़ वालों ने कोई दिक्कत करी और इमिग्रेशन से तो मेरा मतलब आमना सामना हुआ ही नहीं। अब बहरेन पहुँच के देखते हैं भाई क्या लफड़ा है। वैसे तो बहरेन का ना ई वीज़ा, आप इंडिया से ई वीज़ा अप्लाई करके आ सकते हो, बट मैंने कहा जब मेरे पास है भाई शेंगन वीज़ा तो मैं वीज़ा ऑन अराइवल लूँगा। और अब ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ना साबित हो जाए वहाँ जाके, क्योंकि मेरी वहाँ से रियाद यानी सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट भी है। और अगर इन्होंने बहरेन में एंट्री नहीं दी तो बहरेन वाली तो फ़्लाइट ख़राब होएगी, बहरेन से सऊदी की भी ख़राब होएगी मेरी, तो नुकसान बहुत हो जाएगा। अब लेट्स सी भाई, फिंगर्स क्रॉस, होपफुली एंट्री मिल जाए। 3:30 की फ़्लाइट है और 4:20 पे पहुंचा देगी, मतलब 50 मिनट की फ़्लाइट है। आसमान में तो आधा घंटा ही रहेगी मेरे हिसाब से। ये देखो भाई टेडी बियर का बैक सपोर्ट लगा रखा है प्रॉपर, इतना बड़ा ना लोहे का, तभी तो टिकेगा वरना गिर जाएगा भाई ये तो। और मटेरियल पता नहीं क्या है ये, बट नॉर्मल सॉफ्ट टॉय होते हैं जो टेडी बियर, उस वाला मटेरियल तो नहीं है, किसी और चीज़ से बनाया गया है इसको। और ये देखो भाई ऊपर ऐसे लाइट सी जल रही है, बल्ब लगा रखा है एक, और नीचे टेडी बियर बैठा हुआ है। तो इस तरह का है भाई यहाँ का फेमस दोहा एयरपोर्ट का येलो टेडी बियर। तो चलो अब थोड़ा सा इनका ड्यूटी फ्री देखते हैं कतर का। वैसे तो अपने मतलब की कोई चीज़ मिलेगी नहीं, दारू वारू मैं पीता नहीं हूँ, परफ्यूम्स का मुझे इतना ज़्यादा शौक़ है नहीं, तो नॉर्मली बस ऐसी एक गेड़ी मार लेते हैं। बाकी लाउंजेस वगैरह काफ़ी है यहाँ पे, तो आप लाउंज में भी जा सकते हो। मेन तो मेरे को रेस्टोरेंट ढूंढने है भाई, कुछ खाने का उठाना है, फ़्लाइट पे भी ढंग का नहीं मिलेगा और वैसे भी कुछ खाया नहीं हुआ मैंने। देखो किटकैट तो भाई हर एयरपोर्ट पे मिल जाती है, किंडर जॉय भी मिल रहे हैं भाई, चॉकलेट्स वगैरह है यहाँ पे ज़्यादातर तो ना। और मुझे कुछ भी लेना नहीं है, मैं तो मेन फूड कोर्ट ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पर है फूड कोर्ट। देखो पीछे स्टोर्स भी है काफ़ी, हाँ है, शायद खाने का भी है यहाँ पे। लेट्स सी, पता नहीं अब ये मेरे साथ ही हो रहा है क्या, मतलब ये ओमान में, यहाँ कतर में जितने भी अपने सब्सक्राइबर मिल रहे हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, सब पहचान तो लेते हैं, हाई हेलो हो जाती है, पर वीडियो में जैसी देखते हैं हाथ में कैमरा तो मना कर देते हैं, सर प्लीज़ डालना मत। तो मैं काट ही देता हूँ ऑब्वियसली क्लिप वो, पता नहीं ऐसा क्यों है, बट ठीक है, अब जिसकी जैसी मतलब डिमांड है भाई, मेरे को तो देखना ही पड़ेगा ना। तो ये भाई पूरा फूड कोर्ट है, डेली शेफ नूफ। यहाँ पे क्या है मेरे ख्याल, यहाँ तो सैंडविचेस वगैरह ही पड़े हैं। ये देखो वेज तो होगा भी नहीं मेरे ख्याल से, सारे इस तरह के हैं। ये ले सकता हूँ भाई, ग्रीक योगर्ट बाउल सा है। चलो पहले और देखता हूँ क्या है, अगर कुछ मिल जाए। कोस्टा कॉफ़ी है उधर, चिकन बिरयानी तो मिल रही है भाई, जो खा लेगा नॉन वेज उसके लिए। देखो एक ये स्लाइसी है, यहाँ पिज़्ज़ा और स्लाइसेस वगैरह मिल रही है, तो यहाँ भी वेज ऑप्शन मिल जाएगा शायद। ये देखना भाई डेकोरेशन तो तगड़ी है। ऐसा कैसा हो गया एयरपोर्ट पे इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, होना तो नहीं चाहिए। टोक्यो का रेस्टोरेंट है बताओ, जापानीज नहीं भाई, नहीं है खाना तो कुछ भी। देखता हूँ पिज़्ज़ा की स्लाइस ही ले लेता हूँ। अच्छा ये जो दोहा का एयरपोर्ट है इसका नाम है भाई हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैंने कहा नाम भी बता दूँ आपको। तो वहाँ कुछ नहीं मिला, इधर और देख रहा हूँ भाई, ये 2-4 रेस्टोरेंट्स और है, तो यहाँ पे होपफुली मिल जाए कुछ ना कुछ खाने का। जब पीछे एक लोता फूड कोर्ट नहीं था भाई, आगे जाके भी एक, मैंने स्टाफ से पूछा वो बता रहे आगे जाके भी है एक और फूड कोर्ट। यहाँ देखो डियोर का स्टोर कितना मस्त लग रहा है ना, लाइटें लाइटें। एप्पल स्टोर है भाई ये रहा, बताओ एप्पल के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर रखे हैं। अब बिकते या नहीं बिकते ये नहीं पता, यहाँ बिकते ही होंगे वैसे तो, खैर हाँ स्टॉक पड़ा तो है। बताओ एयरपोर्ट के बीच में एप्पल स्टोर है। इधर भाई ये अलग अलग वॉचेस वगैरह मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है दुकानें। ओ भाई ये देखो कार्स रखी हुई है, मर्सिडीज़ की कार खड़ी है यहाँ पे।
और ड्यूटी फ्री में गाड़ी भी खरीद सकते हो क्या आप, टैक्स फ्री। मज़ा ही। वैसे तो यहाँ गाड़ियों पे टैक्स है ही नहीं शायद से। अभी जिस गाड़ी में मैं आया एयरपोर्ट, उनसे मैंने भाई से पूछा, वो बता रहे थे कि यहाँ पे लैंड क्रूज़र मिल जाती है 1.5 लाख यहाँ की कतरी रियाल में। यानी इंडिया के भाई कितने हो गए 1.5 लाख, 35-40 लाख रुपए। बताओ 40 लाख रुपए में लैंड क्रूज़र मिल रही है इंडिया के, और क्या चाहिए। तो देखो भाई ये सब है यहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह 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 वगैरह। बट अपने मतलब का तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ भी है कुछ। चाय कॉफ़ी लिखा है यहाँ हो सकता है इंडियन खाना कुछ। भाई एक रेस्टोरेंट मिल तो गया है जयपुर के नाम से। मैं जयपुर नाम सुन के हैरान हो गया, मैंने कहा वाह यार जयपुर के नाम से है। बट यहाँ पे भी इनके पास वेज में है भाई, वेजिटेबल है, एक पनीर की सब्जी है शायद से। तो ले लेता हूँ यहाँ से कुछ ना कुछ खाने का, पेट भर जाएगा। तो भाई खाना खा भी लिया है, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, और थोड़ा सा ना खाना पैक भी करवा लिया है। बिकॉज हो सकता है भाई वहाँ पे एंट्री ना दे मेरे को, और खाम में बिठाए रखे 5-6 घंटे, तो फालतू में बिना खाने के दिक्कत होएगी। तो इसलिए पानी और खाने का इंतज़ाम लेकर जा रहा हूँ भाई, ताकि वीज़ा में वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो सॉर्टेड रहे। अब डिपोर्ट करना है तो फिर भाई कर दे, कोई बात नहीं। मतलब ज़्यादा बिठा के टाइम पास ना करे मेरे। देना हो दे दो भाई वीज़ा, नहीं देना हो तो जाने दो। मैं फ़्लाइट पकड़ के अगले देश या फिर इंडिया चला जाऊँगा, देख लूँगा कुछ और ऑप्शन। ऐसा कोई मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं ज़िंदगी में बाहर नहीं जा पाऊँगा तो मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी। बस टाइम वेस्ट ना करे, परेशान ना करे वहाँ पे फालतू का। तो लो भाई अपने बोर्डिंग गेट पे आ गया हूँ। B3 है, और इन्होंने सीटों के ऊपर भी जोन लिख रखा है, Zone 3 Zone 4। तो चलो बैठ जाता हूँ, कहीं भी क्या फ़र्क पड़ता है। अभी तो है आधा पौना घंटा बोर्डिंग शुरू होने में। और मेरे से अभी स्टाफ कह रहा था कि सर फ़्लाइट फुल है, तो आपका जो ये सूटकेस है हम ये चेक इन कर देते हैं। मैंने कहा भाई इसमें तो लैपटॉप कैमरा है। कह रहे बैकपैक में डालो। मैंने कहा दोनों में ही ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चेक इन बैगेज में जाती नहीं है। तो कहती चलो ठीक है कोई नहीं जाओ। बाकी भाई ये फ़्लाइट अपने को पड़ी है इंडिया के 15,800 रुपीज़ की, विद 7 kg कैबिन बैगेज एंड 30 kg चेकड इन बैगेज। तो आई होप ये 15,800 की फ़्लाइट वेस्ट ना हो बहरीन जाके, कि कहीं वो एंट्री ना दे। लेट्स सी। यहाँ के जब एयरलाइन स्टाफ ने एंट्री मतलब जाने दिया, बोर्डिंग पास दे दिया, तो होपफुली भाई वहाँ पे भी कर देंगे। बाकी जो होगा देखा जाएगा भाई। मैं मतलब ज़्यादा इतना सोचता नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में। मेरा जब यूरोप में US वीज़ा भी रिजेक्ट हुआ था, तो मतलब मैंने तो ऐसे ही अप्लाई कर दिया था। मैंने कहा मिल जाएगा तो ठीक है, आगे लंदन के बाद स्कॉर्पियन को अमेरिका ले जाऊँगा। अब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो भाई कोई बात नहीं, मैं कौन सा दिल पे लगा के बैठ रहा हूँ। मेरा कोई वो अमेरिकन ड्रीम तो है नहीं कि मेरे को जाना ही जाना है अमेरिका में और वहाँ बसना है। मैं तो घूमने जाना चाहता था 20-25 दिन के लिए। वीज़ा दे देते तो उन्हीं की इकोनॉमी में फ़ायदा होता थोड़ा बहुत। हालांकि इतना कुछ मैं करोड़ों नहीं खर्च देता वहाँ जाके, बट हाँ जो भी खर्चता उनकी इकोनॉमी में ही ऐड होता वो चीज़। अब उन्होंने नहीं दिया तो ठीक है, जो मर्ज़ी है भाई, क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो यही वाला प्लेन है भाई, लग तो गया है यहाँ पे। बस इस तरह से ये ब्रिज कनेक्ट कर रहे हैं जिससे कि लोग अंदर जा सकते हैं। तो इस तरह से होता है, देखो कनेक्ट। चलो जी बोर्डिंग तो शुरू हो गई है। अब मेरे को लग रहा है टाइमली निकल भी जाएगी फ़्लाइट। मतलब 3 बजे इन्होंने बोर्डिंग शुरू कर दी है, तो वही 3:30 तक या 3:45 तक टेक ऑफ हो जाएगी, और 30 मिनट की फ़्लाइट होएगी, तो वही लैंड हो जाएंगे टाइमली। बहरीन में भी टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा, मतलब गर्मी हो रही होगी वहाँ पे भी। उसके बाद सऊदी में भी शायद से गर्मी होगी, रियाद में। बाकी कह नहीं सकता, देखते हैं। चलो जी चलो एंटर करते हैं। तो ये भाई बिजनेस क्लास सीट्स है इसकी, 12 सीटें है टोटल बिजनेस क्लास की बस। अरे पूरा बेड नहीं बनता होगा, बस नॉर्मल रिक्लाइन होती है। चलो भाई अपनी विंडो सीट मिल गई है। स्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे, बस मैगजीन होल्डर लगा हुआ है। एक ये ट्रे खुल जाती है इस तरह से, एंड नीचे एक पॉकेट दे रखी है, और यहाँ अपना नीचे बैग आ जाएगा। सीट बाकी रिक्लाइन हो जाती है बैक साइड में, तो वो तो टेक ऑफ के बाद ही होएगी। बाकी बेसिक प्लेन है, इतना कुछ खास नहीं है। शायद जो लॉन्ग फ्लाइट्स होती है उनमें कतर एयरवेज की स्क्रीन वगैरह बढ़िया अच्छी से होती होगी सब, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बड़ा नॉर्मल है। और शीशा भी थोड़ा धुंधला सा हो रहा है भाई। चलो बैग अंदर कर देता हूँ भाई। तो भाई एक ये इन्होंने ऑरेंज जूस दिया है इस तरह की प्लास्टिक बोतल में ठंडा। एंड स्ट्रेंज बात भाई, अभी लिटरली 10 मिनट हुए हमें सिर्फ टेक ऑफ करे हुए, और ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो गई है कि अगले 5-10 मिनट में हम बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंडिंग करने वाले हैं। मतलब भाई क्या ही नाम की फ़्लाइट थी, मेरी लाइफ की शायद से सबसे छोटी फ़्लाइट थी ये। मतलब 10 मिनट उड़े हुए और अभी से अनाउंसमेंट होगी कि आप बहरीन पहुंचने भी वाले हो लिटरली भाई। तो अब ये ट्रे वगैरह बंद करनी पड़ेगी वापस, क्योंकि बहरीन आ गया है। तो ये में अभी भी हंसी आ रही है मुझे तो भाई, लिटरली 10-15 मिनट की फ़्लाइट भाई, क्या हो रहा है ये।
भाई करेक्ट 4 बजे फ़्लाइट टेक ऑफ की थी एंड 4:19 पे लैंड हो गई है। जी हाँ भाई, केवल और केवल 19 मिनट की टोटल फ़्लाइट थी टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक की। आज गजब ही हो गया भाई साहब। लो जी लो, स्वागत है आपका एक और नए देश में, बहरीन में। अभी ये तो पता नहीं है कि ऑफिशियल एंट्री होगी या नहीं होगी इस देश में, बट ठीक है चलो, प्लेन से बहरीन तो आ गया ना। अगर ये देते हैं देश में एंट्री ठीक है, वरना फिर कभी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। वैसे तो अभी इतना नेगेटिव क्या होना, हो सकता है भाई मिल जाए एंट्री। एयरपोर्ट तो इन्होंने ठंडा कर रखा है एकदम, मस्त एसी चला रखा है, चिल्ड सा हो रखा है। अच्छा सच, हाँ भाई एक और चीज़, अगर इन्होंने एंट्री नहीं दी फ्लाइट का तो नुकसान हुआ ही है। यहाँ के एक तो होटल इतने महंगे थे, वो भी मैंने 3 रात का प्री बुक कर रखा है 17 या 16 हज़ार रुपये का, तो वो भी वेस्ट होंगे क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल है, तो पैसे डूबेंगे उसके भी। तो एंट्री नहीं मिली, फटका तो लग जाएगा भाई 30-40 हज़ार रुपये का टोटल, बट अब क्या कर सकते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर के हाथ में है जो है। अरे भैया ये देखना क्या कमाल है, इन्होंने एयरपोर्ट पे ही टीवी लगा दी है विद PlayStation 5, PlayStation या Xbox जो भी है, इस तरह से भाई गेम खेल सकते हो आप बैठ के। क्या मस्त चीज़ है भाई ये तो। शायद ये सोनी वालों ने लगाया होगा एज अ प्रमोशनल इवेंट, क्योंकि उनके देखो आइकन्स भी लगे हुए हैं, और यहाँ भी देखो आर्केड मशीन है भाई। एंटरटेनमेंट जोन बना दिया एयरपोर्ट पे, पहली बार देख रहा हूँ किसी एयरपोर्ट पे मैं तो। मिल गई भाई, मिल गई एंट्री, बधाई हो जी बधाई हो। इतना सोच रहा था, कुछ भी नहीं हुआ भाई बड़ा ही सिंपल प्रोसेस था। 1 मिनट ज़रा लगेज ले लूँ, फिर बात करता हूँ आराम से। 5 नंबर बेल्ट पे अपना लगेज आने वाला है, यहीं से उठाना है। चलो भाई चलो, आ गया लगेज। हाँ तो भाई जैसे ही मैं इमिग्रेशन काउंटर पर गया बिल्कुल खाली पड़ा था, मतलब यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है टूरिस्ट आते ही नहीं है। कतर में तो फिर भी आना शुरू हो गए हैं फीफा वर्ल्ड कप के बाद, बट बहरीन में इतने टूरिस्ट नहीं आते। छोटा सा देश है और इतना टूरिस्ट फ्रेंडली भी नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा जगह है नहीं है मेरे ख्याल से घूमने की ना, तो इस वजह से भीड़ थी ही नहीं भाई। लिटरली 2 मिनट में मेरा नंबर आ गया। उसके बाद मैंने जाते ही सीधा अपना पासपोर्ट बोर्डिंग पास दिया और मैंने सीधा बोल दिया वीज़ा ऑन अराइवल। तो उसने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा बिकॉज आई हैव शेंगन वीज़ा। तो वो पासपोर्ट में फटाफट से, फीमेल ऑफिसर थी इमिग्रेशन वाली, तो पासपोर्ट में देखने लग गई, शेंगन वीज़ा मिला, दिखा। 2-3 मिनट उन्होंने देखा उसको गौर से। उसके बाद कहती कि 14 डेज़ वीज़ा ऑन अराइवल, 5 बहरेनियन दिनार, यानी कि इंडिया के 1200 रुपये। एक दिनार इस टाइम पे गूगल के अकॉर्डिंग 238 रुपीज़ का चल रहा है, यानी ओमान के भाई रियाल से भी महंगा है यहाँ की करेंसी। और वर्ल्ड की शायद सबसे सेकंड नंबर पे है सबसे महंगी करेंसी। फर्स्ट में कुवैत है, सेकंड में बहरेन है, थर्ड में फिर ओमान थी शायद। तो 5 दिनार की पेमेंट करनी है यहाँ पे, 14 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल, और कार्ड से पेमेंट होगी, कैश से नहीं होगी। मैंने कार्ड टैप करा, वहीं इमिग्रेशन ऑफिसर के आगे मशीन लगी हुई थी, टैप करते अकाउंट से पैसे कट गए इंडिया के 1200 रुपये, और अपने को 14 दिन की बहरीन में वीज़ा ऑन अराइवल मिल गई। हालांकि मेरे को रहना 3 दिन ही है यहाँ पे, आज की रात, कल की रात, परसों की रात, देन अगला, तो 4 दिन मान लो, 3 नाइट्स मान लो। फिर मेरी फ़्लाइट है सऊदी की आगे, उसमें भी एक गड़बड़ हो गई है। क्या हुई है मैं बताऊँगा सऊदी जब जाऊँगा, वो तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। तो ये प्रोसेस था भाई बहरीन में वीज़ा ऑन अराइवल का, बहुत ही सिंपल था। मैं तो सोच रहा था 100% डिपोर्ट करने वाले है ये, क्योंकि मैंने वीज़ा यूज़ नहीं किया था वो शेंगन, बट मिल गई भाई एंट्री। चलो अब सिम लेते हैं, करेंसी निकलवाते हैं। और मैंने गाड़ी भी बुक नहीं करी थी इसी चक्कर में कि कहीं एंट्री ना दे, तो वरना मैं आज सुबह कर लेता गाड़ी बुक, अब करनी पड़ेगी। चलो पहले कस्टम क्लियर करते हैं यहाँ से। लो जी लो, बाहर आ गए एयरपोर्ट। ये देखना सामने भाई क्या रंग बिरंगा सा बना रखा है इन्होंने बाकी तो नॉर्मल ही है एयरपोर्ट। और यहीं पे भाई एक ये जैन करके, जैन या जैन जो भी है, 100 GB की सिम है, 10 BD की, मतलब बहरेनियन दिनार। तो इंडिया के लगभग भाई पड़ा ये 2400 रुपये की, 2400 रुपये की 100 GB वाली सिम मिल रही है। यहाँ स्कैन करना है और ई सिम डाउनलोड हो जाएगी। बट मेरे को खैर इतनी तो क्या करनी, 100 GB 3 दिन 4 दिन में मैं कितना यूज़ कर लूँगा। तो कोई सस्ता ऑप्शन देखता हूँ, यहाँ पे नहीं मिलता तो ऑनलाइन क्लूक जैसी वेबसाइट पे ई सिम मिल जाती है, वहाँ से ले लूँगा। देखो जगह जगह पे एडवर्टीजमेंट लगी हुई है, ये 100 दिनार की ना, की 10 दिनार की 100 GB। पहले तो ATM चलते हैं, ATM से पैसे निकालते हैं, क्योंकि बिना पैसों के तो क्या ही फ़ायदा। बाकी भाई करेंसी रेट यहाँ पे ये चल रहा है, अगर आप US डॉलर लाते हो तो इतने आपको दिनार मिल जाएंगे, 2.64। और भी कंट्रीज़ के काफ़ी सारे हैं। तो मेरे पास जितने भी कतर की करेंसी पड़ी थी वो मैं यहाँ पे दे के और बहरीन की करेंसी ले रहा हूँ, और जो बच्चे होंगे वो अपना ATM से निकलवा लूँगा 15-20 हज़ार रुपये इंडिया के हिसाब। तो सिम कार्ड के भाई लाइन से ये 3 स्टोर है। जैन तो मैंने आपको दिखाई, बटिल्को और एक STC। तीनों से पूछता हूँ कोई सस्ता प्लान हो, ये 10 BD से सस्ता होगा। तो ये इनके यहाँ का भाई 20 बहरेनियन दिनार का नोट है, इंडिया के लगभग भाई कितने हो गए, 5000 रुपये ना,
बताओ 5,000 रुपये बनते हैं इंडिया के। ये 10 दिनार का नोट है इंडिया के 2400 रुपीज़। अच्छा हाफ दिनार भी है इनका, इंडिया के 120 रुपये। देखो भाई, तो लगभग 13,000 रुपये के आसपास तो अपने पास ये नोट हो ही गए। और ATM से मैं 15-20 हज़ार रुपये और निकलवा लूँगा, आई गेस इनफ होंगे, क्योंकि होटल ऑलरेडी बुकड है, ठीक है, फ़्लाइट्स ऑलरेडी बुकड है, गाड़ी का भी पता नहीं क्या होगा, मिलेगी नहीं मिलेगी, और फिर क्या खाना पीना है, पेट्रोल डलवाना है, बस इतना ही करना है। बस तो यार हो जाएगा इसमें भी, मेरे को लग रहा है मेरे को निकलवाने की ज़रूरत है नहीं, पर देखता हूँ। चलो सिम का पहले पता करूँ कितने की मिलेगी फाइनल। तो सच ये सिक्के भी दिए है भाई इन्होंने, 100 के सिक्के है ये। तो ये मेरे ख्याल से इंडिया के 24 रुपये हो गए एक सिक्का, शायद से, कंफर्म नहीं हूँ मैं। चलो भाई इनसे पूछते हैं मिनिमम सिम कार्ड कितने की है। हेलो, आई एम हेयर फॉर 3 days, व्हाट्स द मिनिमम सिम कार्ड ऑफर? 7.5, 10 GB, and this one is 100 GB for 10. 100 GB तो भाई इनके पास तो मिनिमम ही 7.5 BD का है ये फिर तो, और वो भी 10 GB मिल रहा था, सिर्फ 100 मिनट मिल रहे थे कॉलिंग। उससे बेटर तो भाई मैं 2.5 BD और दे के हैं वही ना ले लूँ 10 BD वाला, उसमें 100 GB मिल रही है, मतलब 10 गुना ज़्यादा डेटा, तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है ना। बाकी इनसे भी पूछते हैं। आई एम हेयर फॉर 3 days, व्हाट्स द चीपेस्ट सिम कार्ड है? We have 100 GB, we have 32 GB, we have 20 GB. हाउ मच फॉर 20 GB 20 GB and 30 GB Yeah, 32 it will be 9.5. and 100 is 10? 11. Oh, 11 Back. with that. Okay, thank you. We have 10 GB. How much? 10 GB it will be 7.5. But not big difference, right? Okay, thank you. Number is same. या थैंक यू। भाई ये भी सेम ही है, तो वो भाई भी बोल रहे हैं कि तीनों कंपनी के सेम ही पैकेजेस है, चेक मत करो। और वो जो 100 GB वाला है वो एक्चुअल में 10 BD प्लस में वैट, तो 11 BD का पड़ेगा, 10% यहाँ पे वो टैक्स होगा। बाकी भाई मैकडोनल्ड्स है यहाँ पे, देखो मैकडोनल्ड्स में खाना पीना हो कुछ, पर मैं तो चलो पैक करवा लाया था खाना, इन केस मुझे अगर पकड़ के रखते कई देर वीज़ा के चक्कर में, तो मेरे को भूखा नहीं रहना पड़ता है ना। अब भाई 11 BD का मतलब हो गया लगभग 2700 रुपीज़ इंडिया के, 100 GB डेटा, एक महीने का आई गेस, पर मुझे एक महीने करना क्या है, तो अब 2700 रुपये खर्चूँ ना खर्चूँ ऑनलाइन भी, क्योंकि सिम कार्ड मिल नहीं रही है इतनी सस्ती, तो 7.5 की तो मिनिमम है इनकी, उसमें 10 GB डेटा से तो क्या ही करूँगा भाई, 2.5 BD दे के उससे अच्छा 100 GB चलाऊँगा। हालांकि होटल में वैसे मुझे लग रहा है मिल जाएगा शायद अपने को इंटरनेट, चलो सोचता हूँ थोड़ी देर फिर लेता हूँ डिसीजन क्या करना है। अलग अलग वेबसाइट चेक कर रहा था, trip.com पे एक सिम मिल गई मुझे 3 दिनों के लिए, यानी कि अभी एक्टिवेट करूँगा तो आज से अभी से शुरू होंगे इसके 24 घंटे के हिसाब से, तो एग्जैक्ट उतने बजे ख़त्म हो रही है जब मेरी यहाँ से फ़्लाइट है, तो मतलब 3 दिन इनफ है मेरे लिए। और 20 GB डेटा मिल गया, और इंडिया के 1340 रुपीज़ कटे हैं, तो 1340 रुपये में 20 GB डेटा भी इनफ है 3 दिन के लिए, और 2700 की सिम भी नहीं लेनी पड़ी। तो अभी बस वही एक्टिवेट कर रहा हूँ, ई सिम है, सही है भाई, 1400 रुपये बच गए। अब देखता हूँ गाड़ी रेंटल का, अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट बुक करूँगा ना तो भाई महंगी मिलेगी, तो अगर ज़्यादा महंगी हुई तो फिर रहने दूँगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करूँगा बहरीन को कवर। और अगर मिल गई सस्ती, क्योंकि मैं ज़्यादातर बुकिंग सेम डे या एक दिन पहले करता हूँ गाड़ी की, सुबह कर देता हूँ या एक रात पहले कर देता हूँ, बट मैंने करी नहीं क्योंकि मुझे डर था कि आने ना दे कहीं बहरीन में एंट्री, फिर होटल की तो जाती जाती, गाड़ी की भी बुकिंग फालतू में पैसे वेस्ट होते मेरे। अब करा जा सकता है लेकिन। चलो भाई सिम चालू हो चुकी है और स्पीड भी ठीक ही आ रही है, 50 Mbps के आसपास दे रहा है अभी, तो ये बढ़ जाएगी शायद, एयरपोर्ट से थोड़ा दूर जाऊंगा ना सिटी में। अच्छा सच आपको कंट्री का नाम तो बता दिया भाई, जिस सिटी में है उसका नाम नहीं बताया। तो मैं एक्चुअल में मनामा सिटी में आया हूँ, और बहरीन की कैपिटल सिटी भी मनामा है। अब ये पूरा देश भाई इतना छोटा सा है कि क्या अब इसमें आप सिटी विटी का देखोगे, तो इसलिए पूरी ट्रिप में हम बहरीन ही बोलेंगे, मनामा नहीं बोलेंगे। बट वैसे मैंने आपको बता दिया कि मनामा में हूँ, और एयरपोर्ट का नाम भी यही है, बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखते हैं पूरे देश में कितने एयरपोर्ट है, हाउ मेनी एयरपोर्ट्स इन बहरीन कंट्री। एक ही है भाई मेन कमर्शियल, इसके अलावा तो सारे मिलिट्री एयरफील्ड्स है, ऐसा गूगल पे लिखा है। बाकी अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे ना तो बिल्कुल ही भाई ऐसे राइट साइड में कोने में छोटा सा देश है बहरीन इस तरह से, और ये कनेक्टेड है सऊदी अरेबिया से, तो इसके लेफ्ट में पूरा सऊदी है, नीचे की साइड लेफ्ट में देखोगे वहाँ पे भी सऊदी है, राइट साइड में कतर है इसके पूरा, और ऊपर की तरफ में अरेबियन गल्फ़ या पर्शियन गल्फ़ है। तो वैसे तो ये बॉर्डर मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया के साथ ही शेयर कर रहे हैं, लैंड बॉर्डर की जो बात कर रहा हूँ मैं,
इसके अलावा लैंड बॉर्डर किसी भी कंट्री के साथ नहीं है यहाँ का। पूरे देश का लैंड एरिया है वैसे पता है कितना, 788 स्क्वायर किलोमीटर। जी हाँ भाई, 800 स्क्वायर किलोमीटर से भी छोटा सा देश है ये, बताओ। अपना होटल यहाँ से 8.7 किलोमीटर दूर है, 22 मिनट का रास्ता दिखा रहा है भाई। तो भाई ऑनलाइन तो कोई भी कार रेंटल आज के लिए, मतलब अभी जस्ट अर्जेंट के लिए तो गाड़ी अवेलेबल दिखाई नहीं रहा, तो इसलिए एयरपोर्ट पे ही ढूंढ रहा हूँ। कोई ना कोई होगा कार रेंटल की कंपनी यहाँ पे, कोई ना कोई, क्या 2-4 होंगी पक्का, तो उन्हीं से डायरेक्ट पूछते हैं। अगर तो वो उनके पास हुई तो वो दे देंगे यहाँ पे। थोड़ी सी महंगी पड़ेगी यहाँ लेने से, बट अब ऑप्शन है नहीं तो फिर ऑनलाइन ले नहीं सकता ना। तो भाई एक नहीं, यहाँ पे तो कम से कम 10 कार रेंटल कंपनी है, देखना सारे बड़े ब्रांड है। बजट है, प्राइमा है, एलाइड है, उधर यू ड्राइव है, सिक्स्थ है। पता करता हूँ भाई क्या ऑप्शन है, कितने की मिलेगी अपने को, या है भी या नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद लग तो नहीं थी। जिस हिसाब से मैं पीछे लोग देख रहा हूँ ना, लाइन लगा के खड़े हुए हैं, सब लोग यहाँ पे गाड़ी रेंट पे ज़्यादातर लेते ही है मेरे हिसाब से। देखते हैं अब अपने पास क्या ऑप्शन मिलता है। भाई आधों के पास तो गाड़ी अवेलेबल नहीं है, 1-2 के पास जिनके पास है वो मांग रहे हैं भाई 10 BD पर डे, यानी कि 2400 रुपीज़ एक दिन के। प्लस में अगर मैं वो वाला इंश्योरेंस लेता हूँ जिसमें एक्सेस कवर हो जाता है, मतलब फिर इन शॉर्ट समझा दूँ तो अगर गाड़ी चोरी होती है, ठुकती है, मुझे कुछ रुपये भी नहीं देने पड़ते, तो वो इंश्योरेंस मैं ले लेता हूँ अब इन देशों में ना। तो उस हिसाब से भाई यहाँ पे पड़ रही है मेरे को इंडिया के 4000 रुपये पर डे की गाड़ी, लिटरली भाई 4000 रुपये पर डे। मैंने कहा छोड़ो भाई, 3 दिन के लिए लूँगा 4000 रुपये पर डे के हिसाब से, तो 12000 रुपये की तो गाड़ी रेंटल हो गई। और मैंने यहाँ से ऊबर चलती है, ऊबर और करीम, तो ऊबर में चेक किया, मेरा होटल 10 किलोमीटर दूर है, 1600 रुपये दिखा रहा है इंडिया के, तो यानी कि 160 रुपये किलोमीटर टैक्सी का यहाँ पे फेयर है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई अभी यहाँ से 1600 की टैक्सी ले लेता हूँ, 1600 की आने की लूँगा, 3200 रुपये हो गए टैक्सी के आने जाने के, एयरपोर्ट से सिटी, सिटी से एयरपोर्ट। प्लस में जो सिटी में इंटरनल मैं घूमूँगा उसका अलग खर्चा आएगा, तो मतलब 5-6 हज़ार रुपये की तो टैक्सी में वैसे भी ले ही लूँगा मुझे जहाँ तक लग रहा है सिटी में। अब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भाई 9-10 हज़ार की यहाँ पे, मतलब बिना इंश्योरेंस के लेता हूँ तो 6000 की, और विद इंश्योरेंस लेता हूँ तो 10-12 हज़ार रुपये की गाड़ी मिलेगी। गाड़ी में अपना थोड़ा सा सुख है, कभी भी बैठ जाओ, कभी भी चले जाओ, घूम लो। टैक्सी में थोड़ा सा वो है, बट टैक्सी पड़ भी तो भाई 6000-7000 रुपये की पड़ रही है अगर देखा जाए 3 दिन के लिए। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, क्या करूँ। चलो भाई ले ही ली मैंने फाइनली 3 दिन के लिए गाड़ी, बजट से, मतलब बजट कंपनी का नाम है। 3 दिन की पड़ी है अपने को 26 समथिंग BD की, तो इंडिया के लगभग 7000 रुपये में 3 दिन की मिल गई, और विदाउट इंश्योरेंस मिली है, मतलब बेसिक इंश्योरेंस कवर्ड है। लेकिन अगर गाड़ी कुछ भी होता है तो मेरे को अप टू 150 BD, यानी इंडिया के लगभग 30-35 हज़ार रुपये मुझे पहले पे करने पड़ेंगे, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो थोड़ा संभाल के चलाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ इंश्योरेंस मिला नहीं, ये कह रहे पता नहीं मिल नहीं पा रहा है मेरे लाइसेंस पे। और ओमान में और कतर में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे गाड़ी मिल गई थी, लेकिन यहाँ पे इंडियन प्लस में इंटरनेशनल भी देना पड़ा तब जाके मिली है। तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आना तभी आपको मिलेगी यहाँ पर। और सेम गाड़ी मिली है किया की पेगासस, जो अभी मैं कतर में छोड़ के आया हूँ ना, कलर भी रेड ना निकल जाए कहीं, सेम ही भाई। तो ठीक है चलो, 7000 रुपये में 3 दिन, बस बेसिक इंश्योरेंस है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई सामने से एग्जिट लेनी है उन्होंने बताया है, और बाहर इनके ही कोई एम्प्लॉय खड़े होंगे और वो हमें गाड़ी दे देंगे यहाँ पे, यानी कि शटल लेके नहीं जाना कहीं पे, गाड़ी बाहर ही मिल जाएगी डायरेक्ट। और हाँ, इन्होंने 50 BD का ना डिपॉजिट रखा है टोटल, यानी इंडिया के 12000 रुपये डिपॉजिट रखे हैं क्रेडिट कार्ड में ब्लॉक करके, जिसमें से भाई 26 BD तो मेरे कट ही जाएंगे जो मेरी रेंटल का प्राइस है, यानी कि 6000 रुपये या 7000 रुपये। और बाकी वो कह रहे हैं 6-7 हज़ार रुपये रिफ़ंड आ जाएंगे आफ्टर 20 डेज़। तो वो ये हर कंट्री में यही है भाई, 20-20 दिन कर करके मेरी क्रेडिट कार्ड पूरा ब्लॉक कर देंगे ये। पहले ओमान में कटवाए मैंने, फिर कतर में, अब आज यहाँ पे। भाई यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, अंधेरा सा हो रखा है पूरा। कहाँ है भाई? अच्छा वहाँ सामने जाना होगा शायद। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी तो है, वो बंदा बोल रहा गाड़ी भाई अच्छे से चेक करनी पड़ेगी, कोई डेंट स्क्रैच ना हो, क्योंकि इंश्योरेंस कवर्ड नहीं है। बजट यही है भाई, वाइट कलर की निकाल के रेडी रखी थी। तो भाई एक वीडियो बना लेते हैं चारों तरफ से अच्छे से, कहीं पे कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। मेन तो पीछे और आगे ही देखना पड़ता है, सबसे ज़्यादा यहीं पे ही ठुकी होती है गाड़ियाँ जो होती है। वैसे नई सी लग रही है थोड़ी सी भाई, बट ये देखो थोड़े से। अब इंश्योरेंस नहीं है ना, तो अच्छे से चेक कर रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि कुछ भी फटका हुआ जो मैंने ना कराओ तब भी पेमेंट मुझे ही करनी पड़ जाएगी फालतू की। यहाँ पे ठुकी हुई है ये देखो भाई, ये है थोड़ा सा इधर हल्का सा, ये है स्क्रैचेस वगैरह बस, बाकी ठीक है भाई, साफ़ सुथरी है। 595192 नंबर है गाड़ी का।
चलो जी लेके चलते हैं। डन, थैंक यू। कीज इनसाइड? ओके थैंक यू, लेट्स गो भाई। तो वही सिस्टम है ओमान एंड कतर की तरह ही सेम, लेफ्ट साइड में स्टेयरिंग है, आप देख सकते हो ये रहा। बाकी चलो होटल पहुंच के दिखाऊंगा, अभी निकले यहाँ से, खाम का रास्ता ब्लॉक कर रहा हूँ। और कैमरा वगैरह माउंट कल करूँगा, तो आज सीधा अब होटल मिलूंगा आपसे। ये भाई सामने बहरीन का फ्लैग भी देख लो, मतलब सिमिलर लग रहा है कतर से, है ना, काफ़ी ढंग से दिख नहीं रहा होगा रोशनी की वजह से। लो जी लो पहुँच गया हूँ, ये है सामने ओलिव होटल के नाम से। अब इनकी पार्किंग कहाँ है पता करना पड़ेगा जरा। चलो जी फ्री पार्किंग थी, गाड़ी लगा दी है यहाँ पे। अब नो एंट्री एग्जिट ओनली, तो लिफ्ट कहाँ है भाई? अरे भैया गाड़ी देखना क्या बना रखी है, क्रेजी। लो भाई पहुँच गया हूँ, 912 नंबर अपना रूम है। वेलकम जी वेलकम, कार्ड लगाते हैं यहाँ पर। हाँ भाई लगेज जी अंदर आओ। ये यहाँ का एक 3 स्टार होटल है भाई, अलमारी लगी हुई है, इसके अंदर फ्रिज होगा आई गेस, हाँ फ्रिज है, बाकी पानी की बोतल, ये टेबल वेबल, और सिंगल मतलब एक बड़ा बेड था नहीं, तो वही जुगाड़ करना पड़ेगा, 20 से टेबल हटा के दोनों को चिपका दूंगा, क्योंकि 3 दिन रहना, चिपका रहेगा। बाकी 2 चेयर है, 1 टेबल है, इस तरह का रूम है। एसी चल रहा है, टीवी लगा हुआ है, ये रहा, एंड भाई मिरर है, और ये बाथरूम है भाई। जेट स्प्रे तो यहाँ पे चलो ये अच्छा है भाई, हर देश में मिल जाते हैं। कि ये वॉश बेसिन एरिया और ये नहाने वाला बाथटब वाला एरिया हो गया। बाकी खाने में जो मैं पैक करवा के लाया था वही खा लेता हूँ, और इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मैं हूँ तो यहाँ 3 दिन, बट बहरीन की शायद एक ही वीडियो बनाऊंगा, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा सब कुछ। छोटा सा देश है, 3 अलग वीडियो बना के आपको भी बोर करके फायदा नहीं है ना, है ना। ठीक है जी, टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।